और किशन भैया के पापा ने कहा कि किशन, तेरी नौकरी लग गई। किशन भैया पपक पपक के रोने लगे और उस कागज को आसमान में उड़ा के दिखा के कहने लगे, ए भाई, भाई रे, भाई देख, नौकरी लग गया आपके बेटे का, आपका बेटा सैनिक बन गया भाई। भैया दौड़ के नदी के बांध के पास गए और गंगा मैया को उस ऑफर लेटर को दिखाया और गंगा माँ को साक्षी रूप मान के उस मिट्टी को अपने सर पे लगा के कहा कि देख माई, तेरा बेटा सैनिक बन गया। भैया के दिन बदलने वाले थे। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जैसे मेहरबान हो चले थे। भैया ट्रेनिंग के लिए चले गए थे और भैया की जगह दीदी, मतलब किशन भैया की बहन, हमारे घर काम पे आना शुरू कर दी थी। हमारे घर पे एक नौकर कम पड़ रहा था, या यूं कहे तो जलील करने के लिए एक आदमी कम पड़ रहा था। भैया इस बात के सख्त खिलाफ थे कि उनकी बहन कहीं दूसरे के घर पे जाके काम करे, लेकिन अभी भैया की सिर्फ ट्रेनिंग शुरू हुई थी, पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ था। अभी भी बाबा के सर के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे जिनको देने के लिए उनको और मेहनत करने की जरूरत थी। मेरे चाचा दीदी को बुरी नजर से देखते थे, बुरी निगाहों से देखते थे, गलत तरीके से छूने की कोशिश करते थे। और वो दिन दूर नहीं था जब चाचा और चाचा के 4 दोस्तों ने मिलके दीदी का बलात्कार कर दिया। दीदी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने फांसी लगा लिया। आप ही बताओ कि छोट जात के साथ सोने वाला इंसान क्या छोट जात नहीं हो जाता है? मैं इस दृश्य को देख के बहुत बुरी तरीके से परेशान हुआ और जाके चाचा का कॉलर पकड़ा। आप ही बताओ, जिसको तुम छोट जात कह रहे हो, जब उसका तुम इज्जत ले रहे थे तब वो छोट जात नहीं थी, तब तुम्हारा धम भ्रष्ट नहीं हुआ? ये पूछ के फूट फूट के रोने लगा। बाबा की लाचारी को देख के मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि काश वो बाल मुझे भी बाहर लेके जाती ताकि मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। समाज का क्या है, रोज लाचार गरीब लड़कियों का बलात्कार किया जाता है और ये समाज उसको सिर्फ एक घटना समझ के बंद कर देता है। हुआ भी यूं ही, समाज ने इस बात को दबा दिया और दिन ने अपने पन्नों को पलट दिया। मैं उदास रहने लगा था। अब ना मेरे पास भैया थे, ना मेरे पास दीदी थी। दोनों खिलौने मेरे से दूर हो चुके थे। मैं चुपचाप से नाद पे बैठा हुआ था तो दूर से देखा कि एक सैनिक सीना ताने टोपी पहने आ रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो किशन भैया है। मैं दौड़ के किशन भैया से जाके लिपट गया। मेरा लिपटना ही था कि मेरे चाचा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और खींच के कहा कि सैनिक बनने से कोई बड़ा जात नहीं बन जाता है, चलो इसको नहलाओ, गाड़ी को भी नहलाओ, मुझे भी नहाना पड़ेगा, हम अछूते हो गए हैं। ये दुख और ये ताने वापस मिलने वाले थे किशन भैया को। भैया अपने घर गए और देखा कि बाबा गाय को चारा डाल रहे हैं। किशन भैया ने बाबा के चरणों को छुआ और कहा, जय हिंद साहब। बाबा की आंखें समंदर होने वाली थी क्योंकि अब उनसे बहुत सवाल होने वाला था। बाबा भैया को जोर से गले लगा के बेटा बेटा कह के रोने लगे। बाबा की लाचारी भरी आंखें आज सच में छोट जात होने का एहसास दिला रही थी, क्योंकि जब दीदी का बलात्कार हुआ था, ना ही बाबा के पास पैसे थे और ना ही बाबा के पास हिम्मत थी भैया को चिट्ठी लिखने की, और ना ही बाबा चाहते थे कि भैया नौकरी छोड़ के आए। भैया ने कहा कि बाबूजी, आपने मेरी मरी हुई बहन का चेहरा दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा। ज्यादा देर नहीं लगा भैया को यह बात पता लगने में कि मेरे चाचा ने ही दीदी का बलात्कार किया था।
भैया पे जैसे खून सवार हो गया और भैया निकल पड़े मेरे चाचा को मारने। चाचा रास्ते में मिल गए और किशन भैया ने उनको मारना शुरू किया। आखिर एक इंसान कितने इंसानों से लड़ सकता है? ये कोई सिनेमा पे चलता हुआ सीन नहीं है कि एक हीरो 10 लोगों को मार देगा। उनके 4-5 लफंडर और उनके घर के लोग सबने मिलके किशन भैया को बहुत मारा। कम से कम इस बात की तो शर्म होनी चाहिए कि बॉर्डर पे सेवा करने वाला सैनिक को तुम मार रहे हो। क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है ये पूछने का कि आखिर तूने उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? वो छाती पे गोली खाने वाले सैनिक उस टाइम जात पात नहीं देखते, वो सबकी सेवा करते हैं। लेकिन इस निर्दयी इंसान ने एक बार भी तरस नहीं खाया। जैसे तैसे उस लड़ाई को खत्म किया गया और बाबा ने किशन भैया को कसम दिला के कहा कि तू बेटा लौट जा, तू लौट जा बेटा। और किशन भैया वापस लौट गए। भैया बॉर्डर पे लौट गए थे। वो मनहूस दिन आज भी याद है मुझे कि मैं सुबह उठा और मैंने टीवी चलाया। टीवी चलाते ही खबर आ रही थी कि सैनिक बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हो गए हैं। मेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैं मंदिर में जाके बैठ गया और कहा भगवान नहीं ऐसा मत करना भगवान। और तब तक मेरे कानों में दूर से आवाज आई कि भारत का बेटा अमर रहे, भारत का बेटा अमर रहे। किशन जिंदाबाद, किशन जिंदाबाद। मैं किशन भैया के घर के सामने गया दौड़ के और देखा कि एक बाप अपने बेटे को छूने से भी कांप रहा था। एक इंसान का बेटी गई, बेटा गया, बीवी गई, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसका, सब बर्बाद हो गया। ना ऊपर वाले को शर्म आई, ना धरती पे बैठे इंसानों को, ना समाज को। देश के लिए वो जो शहीद हो गया, उसकी बहन का बलात्कार हो गया, उसकी बेबी गंगा में बह गई, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उसके। दलाल निकम्मी सरकार के कुछ नेता आए और मूर्ति के निर्माण का वादा करके गए। बन गई मूर्ति बन गई और थोड़े ही दिन बाद उस मूर्ति को बेरहमी से तोड़ दिया गया। इसी जात पात के नाम पे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ये जात पात से उठिए, किसी को नीचा मत देखिए। भगवान श्री राम ने भी सबरी के झूठे बेर इसीलिए खाए थे ताकि वो ऊंच नीच की बात को खत्म कर सके। माफ करिए।